हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्याय 7 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। यह है हमारे अध्याय 7 का नाम। और आइए हम इसमें देखते हैं क्या-क्या अध्ययन करने को हमें मिलता है। देखिए, जैसा यहाँ दिया है कि हमने जो पिछले वाले अध्याय सब पढ़े हैं, इसमें हमने ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के जो राजा या फिर नवाब, किसानों और आदिवासियों पे किस-किस तरह के प्रभाव पड़े। और इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ा या फिर पड़ सकता है, या विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू-क्षेत्र पर विजय और आय पे नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उन्हें रीति-रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। यानी उनका कुछ था कि जो भारतीय हैं असभ्य है, इनके पास जो भी इनके रीति-रिवाज है ये सही नहीं है, गलत है, तो वो इन सबको भी बदलना चाहते थे। और वो मानते थे कि इनको हम बदल के और अपने जो चीज़ें हैं उसे लागू करेंगे, जो सभ्य एक समाज की निशानी है उसे। तो इसलिए से कौन-कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों को सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने-बनाए जवाब नहीं थे, लेकिन इन पर कई दशक तक बहस चली और वे उनका यही था कि भारतीय असभ्य हैं, हम इनको सभ्य बनाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि अंग्रेज जो थे शिक्षा को किस तरह से देखते थे। देखिए, सबसे पहले तो इस बात पे ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। देखिए, शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पे भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पे कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह से भारतीयों को शिक्षित करने के लेकर उनके विचार रहे हैं। देखिए, भाषाविद, देखिए यहाँ पे दिया है कि भाषाविद क्या है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कई भाषाओं का जानकार होता है या विद्यार्थी होता है, इसे कहते हैं हम भाषाविद। ये जो चित्र दिया है, देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसमें दिया है कि विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं, यानी ये फारसी एक व्यक्ति हैं, फारसी भाषा के ज्ञाता। और ये जो विलियम जोन्स हैं, ये इनसे फारसी भाषा सीख रहे हैं। तो भाषाविद वही जो कई भाषाओं का ज्ञाता हो। देखिए, यहाँ दिया है प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स जो थे, ये एक सज्जन कलकत्ता आए और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में, तो इन्हें जूनियर जज के पद पे तैनात कर दिया गया था। किनको? विलियम जोन्स को। कानून का माहिर होने के साथ साथ विलियम जो जोन्स थे एक भाषाविद भी थे, जो हमने अभी भाषावाद की परिभाषा ऊपर पढ़ी है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच, अंग्रेजी भी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। आगे हम देखते हैं, कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत से विद्वानों के साथ बैठकर उनसे क्या करते थे? उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसके व्याकरण, संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान, अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों को भी अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनकी जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हाल्डे भी भारतीय भाषाएं ही सीखकर वे संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे थे। उन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने भी एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। यानी इनके साथ मिल करके जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक या नैथेनियल हॉल हेड है, इन सब के साथ मिलकर उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे और वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा वो आदर भाव रखते थे। भारतीय संस्कृति के प्रति भी उनका आदर भाव था, ये इसकी आलोचना नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो भारतीय सभ्यता है प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पे थी, परंतु बाद में उसका पतन हो चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं
और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों की इन रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। आगे कि इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों के ढूंढने, उनकी व्याख्या करते थे, उनके अनुवाद करते थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में भी दोनों जुट गए, जोन्स व कोलब्रुक। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने, अतीत के जो लुप्त वैभव है उनके, उसको समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान के बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि जो प्राचीन भारतीय हैं, भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की भी स्थापना की जाए। और इन अधिकारियों को भी यह मानना था कि जो हिंदू हैं और मुसलमान, उनको वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए जिसमें उनको कोई रुचि न हो, उसके महत्व को न समझ पाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं, जब वो उनके अनुकूल, उनके भाषा में उनको शिक्षा दी जाए, वो क्या पढ़ना चाहते वही पढ़ाया जाए तभी। देखिए आगे दिया है कि इस बात को ध्यान रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा भी खोला गया। अरबी, फारसी इन सब की भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। देखिए यहाँ दिया है कि इसको पहले हम देखते हैं। देखिए चित्र है कि वारेन हेस्टिंग्स का ये स्मारक है, रिचर्ड वेस्ट माउकोट का 1830 में। अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में ये इसका जो है वारेन हेस्टिंग्स का ये स्मारक कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, विक्टोरिया संग्रहालय में। हम देखते हैं इसे। देखिए इसमें दिया है कि इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक था। हेस्टिंग्स, इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वो कई बार केवल बोलियां समझते हैं। वर्नाकुलर यानी जो कि लोकल भाषा, स्थानीय भाषाएं होती हैं, इसका नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे वे, और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के जो प्राचीन रीति रिवाज हैं, यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए, न कि ब्रिटेन को अपनी जो ज्ञान संपदा है उसे सौंपना चाहिए, या जो अपने रीति रिवाज है या धर्म है इसे सौंपना चाहिए। हम इसे देखते हैं जो इस शब्दावलियों को प्राच्यवादी एशिया की भाषा और संस्कृति के घन ज्ञान रखने वाले लोग हैं, जो कि एशियाई संस्कृति, धर्म, विचारधारा को फॉलो करते थे, ये कहलाते थे प्राच्यवादी। मुंशी जो था एक ऐसा व्यक्ति था कि जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता था, वो उसे मुंशी कहा जाता था। और वर्नाकुलर दिया है तो वर्नाकुलर यह शब्द जो है आमतौर पे मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यानी वर्नाकुलर ने कोई स्थानीय स्तर पे लोग जो जिस बोली का प्रयोग कर रहे हैं उसे वर्नाक्यूलर कहा जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का वे इस्तेमाल करते थे। वर्नाक्यूलर शब्द इसे कहते थे। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि 1791 में बनारस में देखें तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ पे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। देश का शासन चलाने में इससे मदद मिलेगी। परंतु आगे दे रहा है कि कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। कुछ तो उसमें चाहते थे कि जो शिक्षा भारतीयों को दी जाए वो अंग्रेजी में ही दी जाए, और वो प्राच्यवादी हो, यानी जो इस एशिया के जो धर्म, जो विचारधारा थी, इसके कटु आलोचक थे, इसको सही नहीं मानते थे, प्राच्यवादियों को गलत मानते थे या प्राच्य विचारधारा को सही नहीं मानते थे। इसमें आगे हम देखते हैं, यहाँ दिया है पूरब की जघन्य गलतियां।
देखिए इसमें कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना तो करने लगे थे और उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है, यह अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, जो कि उपयोगी है उनके लिए भी और व्यवहारिक है। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य, धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं पश्चिमी सभ्यता ने या पश्चिमी समाज ने, तो इस प्रकार से इनको भी शिक्षित किया जाना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। 1830 के दशक तक जो प्राच्यवादी थे इनका विरोध और तीखा हो गया, ये लोग और इनका प्राच्यवादियों का विरोध करने लगे। थॉमस बैबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक भी थे। वे भारत को असभ्य देश मानते हैं। कौन? थॉमस बैबिंगटन मैकाले, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। मानते थे कि भारत असभ्य, इसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। मैकाले के मुताबिक मैकाले कहता है कि पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा, आगे देखते हैं, कि जो कि इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यानी देखें तो हम, उसका कहना था कि जो वहाँ का पुस्तकालय है, यूरोपीय पुस्तकालय है, केवल एक खाना ही मात्र कहें तो अरब हो और भारत दोनों को मिलाकर के इसके पूरे साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पे सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राच्य जो ज्ञान है वो सही नहीं है, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है प्राच्य ज्ञान से, क्योंकि मानते थे कि रूढ़ियों या अंधविश्वासों से भरा हुआ है, कोई नयापन या कोई वैज्ञानिकता प्राच्यवादियों में नहीं है। आगे देखते हैं, आगे है कि गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका भी मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में भी जानकारी प्राप्त करेंगे यदि वो अंग्रेजी भाषा सीखते हैं तो। आगे दिया है कि दर्शन के क्षेत्र में भी वे विकास अवगत हो पाएंगे, जो भी विकास इनके क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या दर्शन के क्षेत्र में हो रहा है, इनके ज्ञान को वो यदि अंग्रेजी भाषा सीखते हैं तो जान पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे। और इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनके रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का भी रास्ता हो सकता है। आगे के मैकाले के मिंट्स के आधार पे 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी जो संस्थान है को प्रोत्साहन न दिया जाए। यानी अंग्रेजी को माध्यम बना दिया जाए शिक्षा को, और जो कलकत्ता में मदरसा खोला था फारसी भाषा के ज्ञान के लिए, और बनारस संस्कृत कॉलेज, इन सबको क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। जो स्कूल थे उच्च शिक्षा में शुरू किया गया, उसके बाद अब तो स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी में पुस्तकें छपने लगी। इसके बाद आता है व्यवसाय के लिए शिक्षा। देखिए इसमें दिया है कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से हम जानते हैं। यह आया था 1854 में। देखिए इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर इसमें दोहराया गया है कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पे यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। बताया गया है कि यूरोपीय शिक्षा कितनी लाभदायक है, कितने व्यवहारिक ज्ञान देती है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा के व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने
और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों, आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना भी शुरू कर देंगे। देखिए, ये दिया है ज्ञानियों की भाषा। इसमें ये दिया है कि अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा, ये मैकाले के कुछ संदेश हैं कि कह रहा है मैकाले कि सभी पक्ष इस बात पे सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोग हैं, इनके द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियां होती हैं, न ही कोई वैज्ञानिकता छिपी होती है, और इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी है कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता है कि इन बोलियों में हम जैसे कोई महान कृति है उसका हम अनुवाद इसमें कर दें। यदि करते हैं तो बहुत कम ही लोग इस प्रकार की वर्नाक्युलर, कुछ स्थानों पे कुछ लोग ही जानते हैं, तो फिर कोई उसका फायदा, उसका महत्व ज्यादा है नहीं। आगे जो वुड का नीति पत्र है, इसमें यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज्यादातर सत्यवादी और ईमानदार भी बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी और दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता भी पैदा कर सकता है। इसलिए उनको अंग्रेजी शिक्षा वो प्रदान करना चाहता था। जैसे इसमें आगे दिया है कि 1854 का नीति पत्र है। इस नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम भी उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पे सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता, मदरसा और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। देखिए, स्कूली शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन के प्रयास किए गए हैं, न कि सिर्फ उस शिक्षा में बल्कि प्राइमरी स्तर की शिक्षा, इस पर भी बहुत सारे उन्होंने परिवर्तन करने के प्रयास किए हैं। यहाँ पे देखिए, ये चित्र जो दिया है, ये जो चित्र यहाँ पे देख 19वीं सदी में मुंबई विश्वविद्यालय, ये बम्बई विश्वविद्यालय का 19वीं शताब्दी का ये चित्र इसमें दिखा रहा है। आगे हम देखते हैं, देखिए इसमें क्या दिया है, ये नैतिक शिक्षा की मांग। ये चित्र है स्कॉटलैंड के ईसाई है प्रचारक विलियम केरे, जिसने श्री रामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। और इसमें दिया है कि 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई जो प्रचारक थे, प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। यानी भारत में जो सक्रिय ईसाई प्रचारक थे, उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा जो तर्क थे इसका विरोध किया। जो प्रचारक थे उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। नैतिक उत्थान हम केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही कर सकते हैं। और 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधि के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष न पैदा हो जाए, और यदि होगा तो लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखेंगे, अंग्रेजों को समस्या होगा। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था और 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में भी एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय जो रीति रिवाज हैं, जो व्यवहार हैं, जो मूल्य मान्यताएं हैं, धार्मिक विचार हैं, इन सब किसी तरह छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकते, इसलिए इनके रीति रिवाज, धार्मिक व्यवहारों, मूल मान्यताओं, विचारों को बिल्कुल छेड़छाड़ न किया जाए, न इनको दोषारोपण किया जाए, किसी तरह से भी इनको प्रभावित करने का प्रयास न किया जाए, वरना अंग्रेजों के लिए ही समस्या होगी। देखिए, ये चित्र है कलकत्ता के पास हुगली नदी पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज। तो ये उस समय का स्थापित श्रीरामपुर कॉलेज का परिदृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ जब ये शिक्षा आई। तो स्थानीय पाठशाला थे अंग्रेजी शिक्षा से पहले। तो देखिए, दिया है कि
आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं जाते थे? अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? क्या हुए ये स्थानीय स्कूल या फिर स्थानीय जो पाठशालाएं थी? देखिए इसमें विलियम एडम की एक रिपोर्ट है ये। इसमें देखते हैं क्या दिया है। देखिए इसमें दिया है कि 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई जो प्रचारक थे विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। क्या आप जाइए देखिए जो देसी स्कूल है उसमें शिक्षा की प्रगति क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पे, किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से शिक्षा का स्तर है देखिए। तो एडम ने एक रिपोर्ट तैयार किया और यह बहुत दिलचस्प थी। आइए हम भी देखते हैं इसमें एडम की रिपोर्ट में क्या हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ दिया है कि एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर मात्र 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज्यादा थी। ये पाठशालाएं जो संपन्न लोग थे या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। आगे देखिए तो शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी होती थी, हालांकि इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम भी नहीं होता था। सालाना इम्तिहान, नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और जो स्थानीय पाठशालाएं थी गांवों में, कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चल रही थी, तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिर के कोने में या कोई घर गुरु जो था उसी के घर के ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी और अमीरों को ज्यादा, गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी की जरूरतों को देखते हुए गुरु ही तय कर देते कि इनको क्या पढ़ाना है। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग अलग से बात करते थे। देखिए इसमें जो एडम थे उन्होंने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है, यानी ये काफी स्थानीय जो आवश्यकताएं थी, स्थानीय लोग थे उनके लिए यही अनुकूल था इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली। और उन्होंने दिया कि उदाहरण के लिए लिया है कि फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे, इसलिए बंद थी पाठशालाएं। कई कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाते थे और इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे, क्योंकि अब कार्य से निवृत्त हो जाते थे फसल कटाई के कार्य, तो उसके के साथ फिर पुनः पाठशाला खुलते थे तो ये भी पढ़ाई कर पाते थे। तो ये लचीली उनकी व्यवस्था के अनुसार ये बिल्कुल सही था। अच्छा लगा एडम्स को ये लचीली जो पाठशालाएं थी ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए यहाँ दिया है कि नई दिनचर्या नए नियम। आइए देखते हैं नए दिनचर्या के साथ नए नियम कैसे आए। देखिए 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का जो ध्यान था मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का भी फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा जो व्यवस्था है इसके भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं और कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियम, नियमित निरीक्षण के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करेगी या करना चाहती है उसे। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? देखिए सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से जो प्रत्येक पंडित थे इनको 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, वहां अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें, कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन जो पाठ्य पुस्तकों पे आधारित होगा, पाठ्य पुस्तक होंगी उसकी कुछ विषय वस्तु होगी उस आधार पे विद्यार्थियों की प्रगति को मापा जाएगा, उनके मापने के लिए वार्षिक परीक्षाएं कराई जाएंगी। और जो विद्यार्थी थे उनसे कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आए
और तय सीट पे बैठे और अनुशासन के जो नियम है इन नियमों का भी वो पालन करें। देखिए, नए नियम चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। देखिए, इन जो नए नियम थे, इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। तब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीन माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है, या उसके लिए फाइन लगाए जाते थे। तो ये समस्याएं आती थी, क्योंकि ये लचीलापन इसमें नहीं था। आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। देखिए, इसमें क्या दिया है कि केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे जो विचारक थे, शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। जो भारतीय विचारक थे वो भी शिक्षा के जो प्रसार थे इस पे जोर देने की बातें कहते थे, या फिर उसके बारे में ज्ञान का प्रसार करते भी थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों को मानना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। पश्चिमी शिक्षा ही भारत का आधुनिकीकरण करेगी। जो अंधविश्वास है, जो रूढ़ियां हैं, इन सबको हटा सकते हैं। हम पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पे वे ज्यादा और पैसा खर्च करें। देखिए, यह है कि पैसा खर्च करें, और इसी दिशा में हुए कुछ प्रयासों के बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ेंगे आगे। बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से एक थे कि वो पश्चिमी शिक्षा को भारत में अप्लाई करने को लेकर के विरोध में थे। देखिए, दिया है कि आगे देखेंगे उनका क्या कहना था। यहाँ हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। यहाँ दिया है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। तो दिया है कि महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे कि हाँ, कि पश्चिमी जो सभ्यता वाले लोग हैं वही श्रेष्ठ हैं, हम लोग तो दिनहीन है या फिर असभ्य हैं। अपनी संस्कृति प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। अपनी संस्कृति को हीन मानने लगे, खुद को हीन मानने लगे। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है। विदेशी शिक्षा, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अद्भुत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगते थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की भावना जागृत करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। आगे महात्मा गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि वे शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देती है, अपनी ही भूमि पर अजनबी वे बन जाते हैं। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल जाएंगे। वे पश्चिमीकरण की उनकी सभ्यता, उनकी बातें सीखने लगेंगे। तो महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है, और इसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है, जो पश्चिमी सभ्यता की पुस्तकें हैं। गांधी जी का यह भी तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्म विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती है। उनके आत्मा का विकास हो, उनके आत्मज्ञान का विकास हो, तब हम मानेंगे कि शिक्षा का विकास है। इसके लिए तो लोगों के हाथ से कम काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं,
इसी से उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे और असली ज्ञान यही होगा जिससे कि वो अपने दिनचर्या चला सके, अर्थ एकत्र काम कर सके, पैसा एकत्रित कर सके। यानी ऐसे व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए, नहीं कि केवल पढ़ लिख सके, बस इतना ज्ञान उन्हें सिखाया जाना चाहिए। और उस ज्ञान का महत्व महात्मा गांधी जी नहीं मानते थे और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे। देखिए ये जो चित्र दिया है ये है महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की टोली। यानी ये जो चित्र शांति निकेतन का है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर और इधर बैठे महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी और ये एक है मंडली। आगे हम देखते हैं, देखिए ये जो लाइन है कि साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, महात्मा गांधी जी का है। आइए हम देखते हैं इसमें आगे उन्होंने क्या लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों के सामने लाए जाएं। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है साक्षरता, जिसके जरिए पुरुषों व महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। मात्र माध्यम है, साक्षरता से हम नहीं कर सकते हैं केवल मनुष्य के आत्म का विकास। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी कौशल सिखाऊंगा, उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है और प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। और यानी बच्चे के प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए के पता होना चाहिए, उनके व्यवहारिक ज्ञान दिए जाने चाहिए, वो चीजें सीखें, कोई चीज कैसे बन रहा है, कैसे बनाई जा सकती है। इन सभी ज्ञान पे महात्मा गांधी जी बल देते थे। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे और अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था को जो अमूल तौर पे भिन्न हो, इससे अलग हो। आगे दिया है टैगोर का शांति निकेतन। देखिए आगे इसमें दिया है कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा, तो हम सुने हैं और आप लोग भी सुने होंगे कि क्या आप जानते हैं कि स्थापना किसने की और क्यों की थी। तो देखिए हम इसके बारे में जानेंगे। इसमें दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था स्थापित की थी और कब की थी, 1901 में। देखिए टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे वे, उनका वहां दम घुटता था, स्कूल नहीं जाना चाहते थे वे, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे और टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था, तो कलकत्ता के वे अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित भी किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे बच्चे खुश रह सके, ऐसा बंधा हुआ महसूस नहीं करें। ये जो देखिए चित्र दिया है, शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है, ये है 1930 के दशक का चित्र, ये शांति निकेतन। और देखिए यहाँ पे ये बैठे रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्र स्पष्ट दिख नहीं पा रहा होगा, ये शांति निकेतन का ही चित्र है। देखिए उनकी इच्छा थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कि वो एक ऐसा विद्यालय, ऐसा वो वातावरण वहाँ का बनाए जहाँ के बच्चे खुशहाली से पढ़ सके, खुश रहे, ऐसा नहीं लगे कि बंधक बने हुए हैं, वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझाते हो और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। टैगोर की बात करें तो टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने, उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। देखिए इसमें आगे दिया है कि टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का भी फैसला लिया। देखिए आगे दिया है कि उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ की प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकें। जहाँ पे क्या प्रकृति में सिखाना चाहते थे कि बच्चे अपने अपने अनुभूति, अपने अनुभव के अनुसार सीखें। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश उनकी कुछ विचारधाराएं मिलती थी, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जो थे पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी उपासना के कट्टर आलोचक थे, इन सब की वो आलोचना करते थे।
टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। यानी वे चाहते थे कि जो पश्चिमी सभ्यता में जो अच्छी चीजें हैं, श्रेष्ठ तत्व हैं, जैसे कि मशीन, प्रौद्योगिकी, जो नई नई तकनीकी आ रही है, उन सबको ग्रहण करना चाहिए भारत में। उन्हें शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी शिक्षा पे उन्होंने जोर दिया था शांति निकेतन में। देखिए, इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे व्यवस्था चाहते थे ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा की बात स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। जो राष्ट्रीय शिक्षा थी, इसकी बहस में लेके बहुत सिर्फ महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर के हमें विचार नहीं देखने को मिलेंगे। अन्य बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिनके विचार हमें इस पे देखने को मिलेंगे। ये जो चित्र है, ये कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे हैं। ये कोयम्बटूर के एक स्कूल का ये चित्र है, जिसमें कि देखिए, इसमें जो प्रचारक या वहाँ के जो प्राचार्य या फिर जो शिक्षक हैं, ये बच्चों के साथ ही मिलजुल कर खेल रहे हैं। तो यानी इसमें हम देखेंगे कि इसमें बच्चों को स्व अपने अनुकूल सीखने का मौका दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, सभ्य करने के लिए शिक्षा, ये जो विचार है, ये है कि 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू हुआ, तो इसके होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पे थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे, ज्यादातर स्कूल चर्च, जो रसोई थे, रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। यानी जो स्कूल या चर्च होते थे, बड़े बड़े जो व्यक्ति थे धनवान, उनके द्वारा स्थापित किए जाते थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया। टॉमस अर्नाल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल के पाठ्यचर्या में 2000 साल पुराने ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा है, टॉमस अर्नाल्ड ने, कि मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमें हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले, हजारों साल पहले भी यही विचार पढ़ते रहे रहते हैं। आगे के जो अर्नाल्ड थे, महत्वपूर्ण विचारक उस समय के, इनका मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज्यादातर जो शिक्षाविद थे, इन शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है, उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा, खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पे आगे ले जाना था। इसमें इसलिए दे रहा है आगे कि क्या बता सकते हैं किस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों और उपनिवेश में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।